बात को समझो तो कर रहे हैं, लेकिन आज स्वागत का मन नहीं है। मन इसलिए नहीं है कि मन दुखी है। हमारे देश का मस्तक कश्मीर, कश्मीर वो घाटी, वो जगह जिसको स्वर्ग से भी सुंदर कहा जाता है। जी हाँ, जिसके लिए कहा जाता है कि गर बर्रुए ज़मी फिरदौस अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, मतलब अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है। और इस स्वर्ग को पिछले कई सालों से कुछ इस तरह की नज़र लगी हुई है कि कोई वहाँ पर सुख देखना ही नहीं चाहता। बहुत सारे लोग स्वर्ग को नर्क बनाने पर तुले हुए हैं। और 22 अप्रैल को मंगलवार को दोपहर में जो कुछ भी वहाँ पर हुआ है वो दुखी करने वाला है, दहला देने वाला है और आक्रोश से भी भर देने वाला है। धारा 370 हटने के बाद और पुलवामा के दुखद हमले के बाद से वहाँ पर स्थितियाँ तेजी से सामान्य हो रही थी। छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई थी। वो कश्मीर जो ऋषि कश्यप की धरती है, वो कश्मीर जो अब माँ शारदा की धरती, और वो वाला हिस्सा तो अभी पाकिस्तान के कब्जे में ही अभी भी, और उस स्वर्ग को फिर से बसाकर फिर से वैसा ही खुशहाल करने की जो कोशिशें हैं, उन पर लगातार गिद्ध दृष्टि लगी है विदेशी ताकतों की। पहलगाम में जो हुआ और वहाँ से जो दृश्य आ रहे हैं, करनाल के उस शहीद सैनिक के पास बैठी उसकी पत्नी का ये जो फोटो है, वो दिल दहला देता है, आंसू निकाल देता है। सारे लोग हमारे अपरिचित होते हुए भी इतने परिचित, इतने अपने से लगते हैं कि उनके दर्द से हमारा दर्द जुड़ जाता है। हमारे देशवासी हैं, उनका धर्म पूछा गया, मजहब पूछकर गोली मार देना ताकि मजहब की दीवारें देश में और बड़ी हो जाएं, मजहब की धर्म की जो खाई है और गहरी हो जाए। और ये आतंकवाद फैलाने के जो मंसूबे हैं, कोई बड़ी घटना हो, कोई राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए हों, इसी तरह की घटना होना। जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में दंगे हो जाते हैं। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत आए हुए हैं और इस तरह की बड़ी आतंकी घटना जो दिल दहला के रख दे, दुनिया को झकझोर के रख दे, वो हो जाती है कश्मीर के पहलगाम में। समझना ये ज़रूरी है कि जो कुछ इजराइल में हुआ 7 अक्टूबर को, जब हमास के आतंकियों ने कैमरे लगाकर, कैमरे से लैस होकर पूरे सुनियोजित तरीके से इजराइल में जाकर मासूम नागरिकों को मारा, बंधक बनाया और बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। यहाँ बस बंधक नहीं बनाया है क्योंकि उस घाटी में बंधक बनाकर ले जाने की इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ये घटना उससे अलग कैसे हो सकती है? और हमास के आतंकी हमले को लेकर दुनिया सिर पर उठाने वाले दुनिया के चौधरी इस वक्त कहाँ हैं? क्या भारत पर होने वाले आतंकी हमले उतने ही बड़े? और चूंकि भारत तो इस आतंकवाद से सदियों से जूझ रहा है, कई लंबे समय से जूझ रहा है, तो भारत के साथ उस तरह की हमदर्दी, उस तरह का विश्व स्तर का सहयोग क्यों नहीं होता? केवल कुछ निंदा के शब्द कह दिए जाते हैं और इतिश्री कर ली जाती है। बात को समझो में हम पहलगाम में जो बायसन घाटी है उस पर हुए इस हमले के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में कहाँ क्या दिक्कत है और लोग ऐसी बड़ी घटनाओं को लेकर भी किस तरीके से मुंह में दही जमा लेते हैं और काले को काला और सफ़ेद को सफ़ेद कहने से बचने की कोशिश आखिर क्यों करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमला कब और कहाँ हुआ। तो कश्मीर के पहलगाम की बायसरन घाटी में 22 अप्रैल मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे, ढाई पौने 3 बजे से 3 बजे के बीच का समय ये बताया गया है, आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और कम से कम 26 लोगों को मार डाला। 28 की बात आ रही थी, जो अभी तक सूची आई है, जब मैं शो कर रहा हूँ बात को समझो आपके साथ, तो 26 लोगों की पूरी सूची आ चुकी है मृतकों की जो मारे गए हैं इस आतंकी हमले में। सारे आतंकी सेना की वर्दी में आए थे। आतंकवादियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, उनके परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो यह कहकर गोली मार दी। महिलाओं को अलग कर दिया और उनके सामने जानबूझ के उनके साथ जो पुरुष थे उनको गोली मारी। इन 26 मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे बायसरन घाटी के घास के मैदान में आतंकी घुस आए। ये वही घाटी है जो पहलगाम की खूबसूरत वादियों के बीच में एक ऐसा स्थल है जहाँ पर लोग सुस्ताते हैं, आराम करते हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं। वहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स बने हुए हैं। पहलगाम का जो पूरा हिस्सा है वो थोड़ा ऊंची पहाड़ी पर है, दुर्गम इलाका है, देवदार के बड़े बड़े वृक्ष बने हुए हैं
वहाँ पर खच्चर से या पैदल ही जाया जा सकता है। 2 पहाड़ी चढ़ाइयों के बीच में एक बीच का मैदानी इलाका है। पहलगाम से लगभग 6 से 8 किलोमीटर की दूरी है ये, और ये पैदल या खच्चर पर ही तय होती है। पर इस बीच के इलाके में जहाँ पर लोग आराम करते हैं, चढ़ते या उतरते वक्त सुस्ताते हैं और खाने पीने के स्टॉल्स बने हुए हैं और कुछ मनोरंजन की गतिविधियाँ भी चलती हैं, उस जगह को जानबूझकर बहुत रणनीतिक तौर पर इन आतंकियों ने चुना। इन आतंकियों ने खाने पीने की दुकानों के आसपास घूम रहे इन सारे पर्यटकों और टट्टू या खच्चर की सवारी कर रहे पर्यटकों पर भी ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। अब ये जानना जरूरी कि हमला हुआ, 26 या उससे ज़्यादा लोग मारे गए हैं, मौत का आंकड़ा बड़ा हो सकता है, कई लोग घायल भी हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। गृहमंत्री अमित शाह उनसे भी मिले हैं, मौके पर भी गए हैं, और मौके पर परिजनों ने जिस तरीके से भाव विवल होकर अपनी दास्तान बताई है, वो संवेदनशील व्यक्ति है, उसको झकझोरने के लिए, उसकी संवेदनाओं को हिला देने के लिए पर्याप्त है। हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए एक गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, जी हाँ, ये नए नए नाम, अंग्रेजी नाम, द रेजिस्टेंस फ्रंट तरह के नाम केवल उस तरह वो नकाब हैं जो मूल चेहरे को छुपाने की कोशिश भी हो। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। बताया जा रहा है कि सैफुल्लाह खालिद आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पाकिस्तानी सेना पर उसका इतना प्रभाव है कि सेना उसका फूलों से स्वागत करती है, गुलदस्तों से स्वागत करती है। सोचिए, ये आतंकी का स्वागत करने वाला देश इस धरती पर अभी तक मौजूद क्यों है? आतंकवाद से लड़ने की बात, आतंकवाद को खत्म करने वाली दुनिया को ये क्यों नहीं दिखाई देती तस्वीरें? और भारत की जो सहिष्णुता है, भारत का जो उदारवाद है, उसको कितना गलत तरीके से दुनिया लेने के बाद भी आतंकवाद को पनाह देने के आरोपों को दुनिया के चौधरी उस तरीके से स्वीकार नहीं करते या वो कार्रवाई नहीं करते जो करनी चाहिए। वो सेना के अधिकारियों की पूरी मदद भी करता है, साथ ही पाकिस्तानी सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता भी है। देखिए, एक आतंकवादी किस तरीके से सेना के साथ घुला मिला हुआ है। पहलगाम के आतंकी हमले से 2 महीने पहले सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान के पंजाब के कंगनपुर पहुंचा था। यहां उसे पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खट्टक ने जिहादी भाषण देने के लिए बुलाया था। देखो, अब पाकिस्तान की सेना का कर्नल जो है वो उसको जिहादी भाषण देने के लिए एक आतंकवादी को बुला रहा है। वहां पर इसने, सैफुल्लाह खालिद ने पाकिस्तानी सेना को भारत के खिलाफ भड़काया। जम्मू कश्मीर में लश्कर और TRF की आतंकवादी गतिविधियों को यही सैफुल्लाह खालिद अंजाम दे रहा है। अब जो तरह तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसमें हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं, बात को समझो में, कि इस पूरे हमले में कितने आतंकवादी शामिल थे। बाइसरन में हुए आतंकी हमले में अब तक 6 आतंकवादियों के शामिल होने की बात सामने आई है। इन हमलावरों में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकवादी हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। 2 अन्य के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है। कुछ आतंकवादियों के स्केच भी जारी कर दिए गए प्रत्यक्षदर्शियों से की गई बातचीत के अनुसार। हमले में शामिल 3 संदिग्ध आतंकवादियों के दरअसल स्केच जारी हुए हैं और इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबूतल्लाह बताए जा रहे हैं। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर आतंकवादी पहलगाम तक पहुंच कैसे गए। बाइसरन घाटी में सुरक्षा बल तैनात नहीं थे उस वक्त, लेकिन आसपास तो सुरक्षा कड़ी है, सुरक्षा बलों की चौकसी है। पर्यटन का जो पूरा सीजन है वो शुरू हो चुका है, पर्यटकों का आना जारी है। पिछले ही सीजन की बात करें तो अगर 25 लाख पर्यटक वहां पहुंचे तो उसमें 22 लाख पहलगाम पहुंचे, मतलब पहलगाम सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला स्थान है। इस साल अभी सीजन शुरू ही हुआ है, लगभग 5-6 लाख पर्यटक वहां पहुंचे और उनमें से भी 4 लाख के करीब पर्यटकों के पहलगाम जाने की बात सामने आई। तो ऐसे में ये जानना जरूरी कि आतंकवादी पहलगाम पहुंच कैसे गए। कहा जा रहा है कि घटनास्थल पर आतंकी देवदार के घने जंगलों के रास्ते से आए थे और ये माना जा रहा है कि आतंकी किश्तवाड़ के रास्ते आए और फिर कोकरनाग के जरिए दक्षिण कश्मीर के बाइसरन पहुंचे। कुछ लोगों ने आतंकवादियों की संख्या 5 भी बताई है। अलग अलग रिपोर्ट्स, अलग अलग प्रत्यक्षदर्शियों की बात आ रही है और इन सारे बिंदुओं को कनेक्ट करके, डॉट्स को कनेक्ट करके अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच में लगी हुई हैं। ये जानना भी जरूरी है कि आखिर आतंकवादियों ने हमले के लिए यही वक्त क्यों चुना। दरअसल बायरसन घाटी में पर्यटकों पर हमले के लिए आतंकवादियों ने जो समय चुना वो पाकिस्तान की नापाक सोच को दर्शाता है। यह हमला पाकिस्तान के आर्मी चीफ के 2 नेशन थ्योरी वाले भड़काऊ बयान, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के भारत दौरे और अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण के शुरू होने और जम्मू संभाग में आतंकरोधी अभियान के बीच हुआ है। मतलब इन सारी बातों को ध्यान में रखकर बड़े सुनियोजित तरीके से हमला किया गया है। रक्षा विशेषज्ञ हमले के समय को उस एजेंडे को बढ़ावा देने वाला मान रहे हैं जिसे
2019 के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने दफना दिया था। बाइसरन जैसे आकर्षक पर्यटन स्थल पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, जैसा मैं बता रहा था आपको, और यहाँ आतंकियों का हमला करना इस बात का संदेश देता है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है। अमरनाथ यात्रा से पहले यह हमला इस बात का दबाव बनाने वाला है कि कश्मीर में श्रद्धालु सुरक्षित नहीं है। यही संकेत देने की कोशिश आतंकवादियों ने की है। अब यह भी जानना जरूरी है कि असीम मुनीर, जिनके बयान की हम बात कर रहे हैं, टू नेशन थ्योरी वाली, उन्होंने दरअसल कहा क्या था। पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने कश्मीर को अपनी दुखती रग बताते हुए कहा था कि हम इसे नहीं भूलेंगे, हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनकी वीरतापूर्ण संघर्ष में नहीं छोड़ेंगे। हमारे धर्म अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं और हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं, और यहीं पर टू नेशन थ्योरी की नींव रखी गई थी। हम दो राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र नहीं है। और बताइए किस तरह की दुश्मनी वाली, खटास बढ़ाने वाली, बहुत गंदी बात, बहुत खराब बात पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कही सार्वजनिक मंच से। और इससे अगर कोई आतंकवाद की आग जो सुलग रही थी, वो ठंडी भी हो रही थी, तो उस चिंगारी में घी डालकर उसको भड़काने की कोशिश, उस आतंकवाद के शोले को भड़काने की कोशिश पाकिस्तान के चीफ ने की। हालांकि भारत ने मुनीर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन दो राष्ट्र की इस थ्योरी को उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की। और ये दो राष्ट्र क्यों बने, वो अपना अलग इतिहास, उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत गलत बयानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने की थी। ये भी समझने वाली बात है कि अमेरिकी नेता के दौरे जो होते हैं, बड़े अमेरिका के कोई राष्ट्राध्यक्ष हुए या दूसरे बड़े नेता हुए, उसी दौरान इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं। अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर हैं। वेंस के दौरे के बीच ये आतंकी हमला हुआ है, और ये पहला मौका नहीं है जब किसी बड़े अमेरिकी नेता के दौरे के दौरान पाकिस्तान ने इस तरह की नापाक हरकत की हो। इससे पहले साल 2000 में अनंतनाग जिले के चिट्टी सिंहपुरा गांव में 36 सिख ग्रामीणों का नरसंहार किया गया है। इस आतंकी हमले को 20 मार्च 2000 की रात को अंजाम दिया गया था, और उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 21 से 25 मार्च के दौरान भारत दौरे पर थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्लिंटन के समक्ष पाकिस्तान की संलिप्तता का मुद्दा उठाया था। इसी तरह 14 मई 2002 को जम्मू कश्मीर में कालूचक के नजदीक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 3 आतंकवादियों ने हिमाचल रोडवेज की बस को निशाना बनाया था। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, और इसके बाद आतंकी सेना के पारिवारिक क्वार्टर में घुस गए और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 23 लोगों की जान चली गई थी। इनमें 10 बच्चे और 8 महिलाएं शामिल थीं, और साथ ही 5 सैनिक भी इसमें शहीद हो गए थे। जब यह आतंकी हमला हुआ, उस वक्त अमेरिका की सहायक विदेश मंत्री क्रिस्टीना बी रोका भारत के दौरे पर थी। अब आप समझ लीजिए कि लगातार किस तरह की घटनाओं को आतंकवादी अंजाम देते हैं, और अमेरिका के बड़े कोई नेता अगर हमारे यहाँ पर दौरे पर होते हैं तो वो उस समय को चुनते हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। अब जो ये 26 लोग मारे गए हैं, उनकी जो लिस्ट आई है, इनकी जो सूची आई है, उसमें से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कहाँ से था। इस आतंकी हमले में मारे गए 26 मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक ही थे। इनमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के कारोबारी शुभम द्विवेदी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बिटन अधिकारी, कोलकाता के ही समीर गुहा और पुरुलिया जिले के मनीष रंजन शामिल हैं। मनीष मूलतः बिहार के रहने वाले थे, लेकिन फिलहाल वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। हरियाणा के ही रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की तस्वीर और उनकी पत्नी उनके जब शव के पास बैठकर बिलख रही है या बेसुध असहाय सी पड़ी है, वो तस्वीर तो इस पूरे आतंकी हमले की एक प्रतीक तस्वीर बन गई है कि किस तरह की घटना को इन आतंकवादियों ने अंजाम दिया है। तो ये इसके आगे की जो पूरी लिस्ट है मैं आपको इस वीडियो के साथ दिखा रहा हूँ। जो तस्वीरें मृतकों की हमारे पास उपलब्ध हो पाई हैं वो दिखा रहा हूँ। हम सब अपनी ओर से, अमर उजाला परिवार की ओर से इन मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इन सब का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जी हाँ, यही वो सबसे बड़ी बात है, यही वो आक्रोश है, यही वो गुस्सा है जो हर भारतीय के मन में है, और वो चाहता है कि इन सभी पर्यटकों की मौत का बदला, भारत के नागरिकों की मौत का बदला उसी भाषा में लिया जाए जिस तरीके से पुलवामा के हमले के बाद, आतंकी हमले के बाद बालाकोट हुआ था, और बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को वो सबक मिला था कि वो बहुत समय तक इस तरह की घटना को अंजाम देने की सोच भी नहीं सका था। ऐसा लगता है कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। हम शांति प्रक्रिया स्थापित करने की जितनी भी कोशिश करते हैं, ये उसको हमेशा पटरी से उतारने में लगे रहते हैं।
कश्मीर में जब बर्फ जमती है तो उस बर्फ के सफ़ेद रंग को लाल करने की इन कोशिशों को अगर हमें रोकना है तो उनको उसी भाषा में जवाब देना ज़रूरी है। देश में गम भी है और गुस्सा भी है। इस गुस्से और आक्रोश को उसकी गंभीरता के साथ देखते हुए देश के बड़े नेता अब बैठकों के दौर में लगे हैं और सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दुबई की यात्रा को छोड़कर वापस आ चुके हैं। उन्होंने अपना कानपुर का दौरा भी रद्द कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की दिल्ली में बैठक चल रही थी, उस बैठक को छोड़कर गृह मंत्री अमित शाह, मनोज सिन्हा वो तुरंत वहां पर मौके पर पहुंचे। मनोज सिन्हा भी उस वक्त यहीं पर थे दिल्ली में, वो भी चले गए हैं। निर्मला सीतारमण की अमेरिका यात्रा को भी बीच में रोक दिया गया है। इस सब को देखते हुए यही समझ में आता है कि ये हमला, ये आतंकी घटना जितनी गंभीर है उतनी ही गंभीरता से देश के जो नीति निर्धारक है वो उसे ले रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत लंबा समय इस आतंकी हमले का जवाब देने में भारत नहीं लगाएगा, क्योंकि जब तक हम जवाब नहीं देंगे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को अपनी बात समझ में आने वाली नहीं है। बात समझने वाली यही है कि हम अमन चैन से रहना चाहते हैं। हम सत्य, अहिंसा और सहिष्णुता वाला राष्ट्र हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन कोई मजबूर करेगा तो फिर हमें अपना पुरुषार्थ, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य भी दिखाना पड़ेगा। शायद बालाकोट का हमला पर्याप्त नहीं था, बालाकोट की स्ट्राइक इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। इस बात को समझो में फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इस घटना की आगे की जानकारी के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।